अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर की। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है जी, इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है और माइंड और बॉडी में क्या रिलेशनशिप है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, कॉन्शियसनेस और ब्लाइंड साइट क्या होती है। ठीक है जी, और ब्लाइंड साइट में कौन कौन से हमारे पास विजुअल सिस्टम्स होते हैं, और इसके अलावा कैलोस्टोमी जो स्प्लिट ब्रेन प्रोसीजर है वो क्या होता है। ठीक है, और जो रिसर्च होती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में उसमें जो गोल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और हमारे पास जो रूट्स हैं बायोलॉजिकल रूट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी वो क्या होती है। ठीक है, इस सब को हम डिस्कस करेंगे, इसमें किस किस का कॉन्सेप्ट आता है, और इसके बाद जो नेचुरल सिलेक्शन है और एवोल्यूशन है इनका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, और इसमें डार्विन थ्योरी क्या है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है, एथिक्स क्या है जब आप एनिमल पर रिसर्च कंडक्ट करें, और न्यूरो साइंस के कैरियर्स क्या हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में, इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है ये क्या करती है, हम वी है फिजिकल बॉडी, और इसके अंदर हमारे पास जो मसल्स होते हैं वो मूव होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से मूव होते हैं, जब हम बाहर सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं हमारे जो सेंस करते हैं चीज़ों को, जिस तरह के आइज़ हैं, ठीक है, ईयर्स हैं, ईयर्स जो हैं वो हेयरिंग को करता है, आइज़ जो हैं विजन को करते हैं। तो जब ये सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं बाहर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर उससे क्या होता है कि जो मसल्स मूवमेंट होती है, तो ये इसमें हमारे पास फिजिकल बॉडी में ये सब काम हो रहे होते हैं। तो ये कैसे हो रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंफॉर्मेशन होती है सराउंडिंग वर्ल्ड से वो कहाँ जाती है, सेंसरी ऑर्गन्स की तरफ जाती है, और फिर ये सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुँचाते हैं, और फिर नर्वस सिस्टम क्या करते हैं उस हमारे मसल्स को कंट्रोल करते हैं ताकि जो है हम जो हमारा बिहेवियर है उसको परफॉर्म कर सकें। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा होता है हमारी बॉडी में कि बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सेंसरी ऑर्गन रिसीव करते हैं, और वो सेंसरी ऑर्गन जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो उनसे वो इंफॉर्मेशन जो है वो नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, और फिर उसके बाद वो मूवमेंट ऑफ मसल्स हो रही होती है। ठीक है, तो अब इसमें ये तो हो गया जी माइंड का रोल, ये हो गया बॉडी का रोल, सेंसरी ऑर्गन्स का रोल, मसल्स का रोल। लेकिन अब ये हमारे माइंड का क्या रोल है, सॉरी ये ब्रेन का रोल था। तो अब हम देखते हैं कि हमारे माइंड का एक्चुअली क्या रोल होता है, ब्रेन और माइंड में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो अब माइंड जो है वो क्या है, वो क्या क्या वो नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है, क्या वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्या वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है। तो एक्चुअली माइंड होता है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंग। ठीक है, जो ब्रेन होता है वो टेंजिबल होता है, जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा होता है, आप उसको 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन जो माइंड है ये क्या है, इंटेंजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, आप उसको 5 सेंसेस एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते। तो फिर ये जो माइंड और ब्रेन है इसमें रिलेशनशिप क्या है। ठीक हो गया, इस पर बहुत रिसर्च वगैरह होती रहती है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली 2 मेजर अप्रोचेस आती हैं माइंड और बॉडी के रिलेशनशिप पे। कौन कौन सी, डुअलिज्म एंड मोनोइज्म। डुअलिज्म वाले कहते हैं कि माइंड और बॉडी दोनों क्या है, सेपरेट थिंग्स हैं। ठीक है, माइंड और बॉडी में कोई आपस में इंटरकनेक्शन नहीं है। लेकिन मोनोइज्म वाले कहते हैं कि माइंड जो है वो फिजिकल नर्वस सिस्टम यानी बॉडी की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका, ये कह रहे हैं डुअलिज्म वाले कह रहे हैं कि माइंड और बॉडी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मोनिज्म वाले कह रहे हैं कि माइंड और बॉडी में रिलेशनशिप है। ठीक हो गया, अब जो इनकी बात को मानेंगे वो डुअलिस्ट होंगे, जो इनकी बात को मानेंगे वो मोनिस्ट होंगे। ठीक हो गया, अब ये जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है ये क्या कहती है, क्योंकि इसमें देखें फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी 2 टर्म्स आ रही हैं। फिजियोलॉजिकल क्या होता है कि जिसमें फिजिकल सिस्टम्स, फिजिकल मैकेनिज्म्स की बात हो रही हो, और साइकोलॉजिकल क्या होता है जिसमें मेंटल ब्रेन नहीं, मेंटल मतलब जिसमें हमारे पास साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की बात हो रही हो। तो जब हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी कंबाइंड टर्म यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे पास फिजिकल सिस्टम्स भी आ जाते हैं, फिजिकल मैकेनिज्म्स भी आ जाते हैं, और हमारे पास साइकोलॉजिकल हमारी मेंटल एक्टिविटी भी आ जाती है। ठीक है, तो कंबाइनली क्या हुआ, सीक्स टू डिस्क्राइब द फिजिकल मैकेनिज्म्स ऑफ द बिहेवियर दैट मेडिएट आवर मूवमेंट्स एंड आवर मेंटल एक्टिविटी। ठीक है, फिजिकल मैकेनिज्म्स भी आ गए और मेंटल एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी भी आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है। ठीक है, और कॉन्शियसनेस की हम बात करें तो कॉन्शियसनेस क्या होता है जी, हमारी वो वाली मतलब एबिलिटी जो सेल्फ अवेयरनेस होती है हमारे अपने बारे में, कि जो हम खुद अपने बारे में अवेयर होते हैं कि हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, क्या परसीव करें, क्या हमारी मेमोरीज़ हैं। ठीक है, हम अपने बारे में जो सेल्फ अवेयरनेस होती है, अपने बारे में हम जो जानते होते हैं उसको हम कहते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस है। और ना सिर्फ हम उसके बारे में अवेयर होते हैं, साथ ही साथ हम उसको कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं।
ठीक है, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। जिस तरह हम हमारे एक्सप्रेशंस जो हैं उनके ज़रिए हम शो करते हैं कि हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं, हम इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सैड एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारी सैड फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर रहा है, वो बता रहा है कि ये इस वक्त ये पर्सन जो है वो सैड फील कर रहा है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट कर रहा है हमारे इनर को, हमारे सेल्फ को। एक तो इससे हम खुद सेल्फ अवेयर हैं कि हम क्या इस वक्त फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, परसीव करें, मेमोराइज करें, और साथ ही साथ ये दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट भी कर रहा हो, तो फिर हम कहते हैं क्या है, हमारा कॉन्शियसनेस है। ठीक है, इट इज़ हाइपोथेसिस दैट कॉन्शियसनेस इज अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन जस्ट लाइक बिहेवियर। बिहेवियर जैसे एक फिजिकल मैकेनिज्म है, इसी तरह कॉन्शियसनेस को भी फिजिकल मैकेनिज्म्स कहा जाता है। और लेकिन देखा जाए तो जो ब्लाइंड साइट होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कहा जाता है कि जी सारे काम जो है वो ब्रेन में जब जाते हैं तो पहले कॉन्शियसनेस होती है और फिर हम बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, पहले हर बात हमारे कॉन्शियस में जाती है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है ब्लाइंड साइट का। ठीक है, ब्लाइंड साइट मतलब जो लोग नहीं देख सकते हैं, अनएबल टू सी, ब्लाइंड पेशेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके तो कोई चीज़ कॉन्शियस में नहीं जा रही होती। ठीक है, क्योंकि उनके कॉन्शियस में जा ही नहीं रही, तो वहाँ पर उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा चीज़ों को लेकर। ठीक है, कोई परसेप्शन नहीं बन रही, क्योंकि वो उनको चीज़ों को देख ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी वो कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो भी तो सर्वाइव कर रहे हैं, उनका भी तो सही चल रहा है सब सर्कल, तो वो कैसे फिर कर रहे हैं, वो किस तरह से रीच करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, हालांकि उनकी कोई परसेप्शन नहीं है, उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है चीज़ों को लेकर, मतलब उनको देख ही नहीं सकते ना, तो उनके कॉन्शियस में नहीं जा रहा, तो फिर वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो आगे प्रोसीजर्स आते हैं। तो लेकिन वो फिर हमें ये साबित करते हैं लास्ट में, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो लास्ट में हमें ये साबित करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारे पहले कॉन्शियस में जाए और फिर हम उस पर एक्ट करें। ठीक है, बहुत सारी ऐसी अब चीज़ें होती हैं कि जो हमारे कॉन्शियस में नहीं जाती, हमारे अनकॉन्शियस में होती हैं, लेकिन हम उन पर एक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस आ जाता है कि आप कॉन्शियसनेस ज़रूरी नहीं है ब्रेन के लिए उसको एक्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरा ये है कि विजुअल सिस्टम जो है हमारा, वैसे हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स होते हैं वो कॉन्ट्रालेटरल होते हैं। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है कि हमारा जो लेफ़्ट ब्रेन है वो हमारी राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और हमारा राइट ब्रेन जो है वो लेफ़्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। सिर्फ इसमें हमारी जो नोज़ वाली एबिलिटी होती है उसमें उल्ट होता है, उसमें डायरेक्ट चल रहा होता है, उसमें लेफ़्ट ब्रेन लेफ़्ट को कर रहा होता है, और जो राइट ब्रेन है वो राइट नोज को कर रहा होता है, राइट साइड को। ठीक हो गया, वो ऑन्ट्रालेटरल हो जाता है, लेकिन ये बाकी सारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रालेटरल। इसी तरह आइज़ का भी यही होता है कि जो राइट ब्रेन होता है वो लेफ़्ट आई को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो लेफ़्ट ब्रेन होता है वो राइट आई को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये जो दो हमारे पास विजुअल सिस्टम्स होते हैं आई के, जो ब्रेन में चल रहे होते हैं, जो हमारी आई साइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारी आई के साथ रिलेट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव विजुअल सिस्टम और एक होता है मैमेलियन विजुअल सिस्टम। ठीक है, प्रिमिटिव क्या है, जो बेसिक सिस्टम होता है, ये हमारे अनकॉन्शियस के साथ रिलेट कर रहा होता है, ये जब एक्ट कर रहा है तो वो चीज़ें वो वाली काम हो रहे होते हैं जिनको हमारे कॉन्शियस में जाने की ज़रूरत नहीं है, अनकॉन्शियसली जो हो जा रहे होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह हमारी आई और हेड मूवमेंट्स हैं, रीचिंग मूवमेंट्स विद हैंड्स हैं, ठीक है, सिंपल जो बिहेवियर्स हैं सारे, वो प्रिमिटिव विजुअल सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। इन चीज़ों को आपके कॉन्शियस में जाने की ज़रूरत नहीं होती, ये कॉन्शियस में नहीं जा रही होती। लेकिन वो वाला सिस्टम जिसमें चीज़ें पहले आपके कॉन्शियस में जाती हैं फिर एक्ट होता है उन पर, वो कौन कौन से होते हैं, वो हमारे मेलियन विजुअल सिस्टम में आ जाते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स आ जाते हैं, स्पीच एंड थिंकिंग वर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये मेलियन विजुअल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें कोई डैमेज हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस में नहीं जाती। ठीक है, वो डायरेक्ट प्रिमिटिव में ही सिर्फ जाती है, और प्रिमिटिव में क्या है कि वो अनकॉन्शियस में ही रहती है और पर्सन अनकॉन्शियसली उस पर बिहेव कर लेता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर जो ब्लाइंड साइड पर्सनस हैं, जिनकी ब्लाइंड है आई उनकी, तो वो क्या करेंगे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन जो भी वो रिसीव करें वो प्रिमिटिव में जाएगी, अनकॉन्शियस में रहेगी, कॉन्शियसली अवेयर नहीं होंगी, तो वो फिर अपनी हैंड मूवमेंट्स के साथ क्या करते हैं, चीज़ों को उनके बारे में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, मतलब, और वो सर्वाइव कर रहे होते हैं और उन पर एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आता है जी स्प्लिट ब्रेन प्रोसीजर। स्प्लिट ब्रेन प्रोसीजर का क्या मतलब है, इसमें हमारे पास कैलोस्टोमी का प्रोसीजर आता है। हमारा जो ब्रेन होता है उसके दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। ठीक है, और राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स के दरमियान में हमारे पास जो लिंकेज होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या कर रहा होता है कि हमारे ब्रेन की जो लेफ्ट साइड की हेमिस्फीयर होता है, उधर से मैसेजेस जो है वो राइट की तरफ पास कर रहा होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ पास कर रहा होता है। अब जो हमारे पास एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स होते हैं, जो मिर्गी वाले पेशेंट्स होते हैं,
उनमें ये होता है कि जो उनके लेफ़्ट हेमिस्फेयर होते हैं उनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी फायरिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा हो जाती हैं, न्यूरल फायरिंग्स हो जाती हैं। और जब उनकी वो लेफ़्ट हेमिस्फेयर से मैसेज राइट की तरफ पास होते हैं तो फिर उनको एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं, ठीक है, उनको वो मिर्गी वाले जो दौरे नहीं होते, वो फिट्स वगैरह वो सब होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब वो स्वेयर हो जाए, जब वो ट्रीटेबल ना हो, तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, कैलोस्टोमी का प्रोसीजर यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो लेफ़्ट और हेमिस्फेयर को कंबाइन करने वाला कॉर्पस कैलोसम है वो उसी को कट कर देते हैं, ठीक है, ताकि लेफ़्ट और राइट के दरमियान में कोई भी लिंकेज ना रहे। उससे क्या होता है कि उनके जो एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, वो रुक जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद थोड़े इशू भी आ जाते हैं। कॉर्पस कैलोसम ना होने की वजह से क्या होता है, लेफ़्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में क्या होता है, आपस में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं रहता। वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैलोस्टोमी पेशेंट्स में फिर क्या होता है, जिनकी कट हो चुकी होती है, फिर उनकी इन्फॉर्मेशन जो वो लेफ़्ट हेमिस्फेयर में नहीं जाती है, और वो जो पेशेंट्स होते हैं वो कॉन्शियसनेस में उनके नहीं आते, वो चीज़ों को फिर वो वर्बलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको इश्यू आ जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कोई फिनोमेना आप थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ भी अराइज होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो पेशेंट्स होते हैं उनमें वर्बल कम्युनिकेशन का इशू आ जाता है, चीज़ें उनकी कॉन्शियसनेस में जाती हैं और वो उनको नहीं जाती और वो उनको वर्बलाइज नहीं कर पाते। ये हमारे पास होता है स्प्लिट ब्रेन प्रोसीजर कैलोस्टोमी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में जब आप रिसर्च करते हैं तो उसके बेसिक गोल्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो फिजियोलॉजिकल का क्या मतलब होता है कि जो फिज़िकल मैकेनिज़म्स, मतलब किस तरह से हमारे फिज़िकल मैकेनिज़म्स हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जो फिज़िकल मैकेनिज़म्स हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इसमें जब हम रिसर्च करते हैं तो हम रिडक्शन वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा मतलब जनरल सा कॉन्सेप्ट होता है और उसको हम स्पेसिफिक में कन्वर्ट कर देते हैं। मोर कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनास, मतलब बड़े बड़े, मतलब फिजियोलॉजिकल, हम फुल बॉडी की बात करें, ओवरऑल दुनिया की बात करें, लेकिन हम सिंपल सा लेकर मतलब उसमें स्पेसिफिक सा एक टर्म बना देते हैं, एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बना देते हैं एक बड़ी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसमें जब रिसर्च कर रहे होते हैं फिजियोलॉजिकल में, तो हमारा फिनोमिना जो हमारा गोल होता है वो क्या होता है, रिडक्शन का होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का क्या मतलब होता है कि किस तरह से हमारी साइकोलॉजिकल जो मैकेनिज़म्स हैं माइंड में, जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज़म्स हैं वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी हम साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम जो रिसर्च में हमारे गोल होता है वो जनरलाइजेशन होता है। हम क्या करते हैं, एक सैम्पल लेते हैं और उसके जो हमारा डाटा होता है उसको हम जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन पे, ठीक है। एक छोटा सा सैम्पल लिया, उस पर हमने सारी एक्सपेरिमेंट्स किए, सब कुछ रिसर्च किया और फिर हम उसको जनरलाइज कर देते हैं सारी पॉपुलेशन पे। तो फिजियोलॉजिकल का गोल क्या था, रिडक्शन, और साइकोलॉजिकल का गोल क्या हुआ, जनरलाइजेशन। तो जब हम कंबाइन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल दोनों इकट्ठी वाली रिसर्च करेंगे तो उसमें ये दोनों गोल आ जाएंगे, फिजियोलॉजिकल की रिडक्शन आ गई, साइकोलॉजिकल की जनरलाइजेशन आ गई, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रिसर्च जो होती है इसमें जो गोल्स होते हैं उसमें दोनों चीज़ें हैं, जनरलाइजेशन और रिडक्शन। और कोई भी जो साइंस होती है उसका बेसिक गोल वैसे ये होता है कि जो भी आप फिनोमिना स्टडी कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक हो गया। उसके बाद जी हम ये जनरलाइजेशन से आगे क्या करते हैं, हम रिजल्ट्स बनाते हैं, सॉरी जनरल लॉज वगैरह बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, और उन रिजल्ट से आगे हम मतलब एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स बना रहे होते हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद जी हम बात करते हैं बायोलॉजिकल रूट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है वो इमर्ज कहाँ से हुई, किस किस ने सबसे पहले इन पे कॉन्सेप्ट दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इमर्ज हुई है ये कहाँ से इमर्ज हुई है, एंशियंट कल्चर से, ठीक है। एंशियंट कल्चर्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, इजिप्शियंस, इंडियंस एंड चाइनीज़। इन्होंने क्या कहा था, ये कहते थे कि जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, हमारे इमोशंस और थॉट्स को रेगुलेट कर रहा होता है, मतलब हमारे हार्ट का रोल होता है हमारे इमोशंस और थॉट को प्रोसेस करने में, ठीक है। लेकिन फिर हिपोक्रेट्स आया, हिपोक्रेट्स ने क्या कहा कि हार्ट का नहीं हमारे ब्रेन का रोल होता है इमोशंस और थॉट को प्रोसेस करने में। उसके बाद गैलन आया, गैलन ने क्या किया, उसने डाइसेक्शनिंग का प्रोसेस किया। डाइसेक्शनिंग में क्या होता है कि आप एनिमल को जिसको भी कट करते हैं और उसके इंटरनल ब्रेन, उसके सारे बॉडी पार्ट्स को इंटरनली खोल खोल के देख रहे होते हैं, जिस तरह हम डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग होती है, ठीक है, डाइसेक्शन ऑफ कॉकरोच होती है। तो ये सब होती हैं, ये किसने दिया प्रोसेस, गैलन ने, ठीक है। और इसने डाइसेक्शन के ज़रिए किस किस को स्टडी किया, कैटल, स्पीच, पिग्स, कैट्स, डॉग, विजल्स, मंकीज एंड एप्स,
उसके बाद हमारे पास आते हैं जी डिस्कार्ड्स। डिस्कार्ड्स जो है वो क्या है, उनको फादर ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी कंसीडर किया जाता है। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि हमारा जो रोल है ब्रेन का, माइंड का, वो बिहेवियर को कंट्रोल करने में उनका क्या मतलब बेसिक उन्होंने बताया था कि मेन कंसर्न क्या था। इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ब्रेन और माइंड का क्या रोल है हमारे बिहेवियर में, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने में। ठीक है, किस तरह से माइंड और ब्रेन हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। और बेसिकली इन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि हमारे सब बिहेवियर्स, हमारे सब एक्शंस ऐसे नहीं होते हैं कि जिनसे हम कॉन्शियसली अवेयर हों। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं। ठीक है, उनमें माइंड का कोई काम नहीं होता, वो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, नो वर्क ऑफ माइंड। वो कौन से होते हैं? वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो हमारे रिफ्लेक्सिव मैकेनिज्म्स होते हैं, वो खुद ब खुद हो रहे होते हैं। जब भी इन्वायरमेंट से हमें स्टिमुलाई मिलती है तो हम उन पर एक्ट कर देते हैं, वो हमारा एक्शन रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है। ठीक हो गया। जिस तरह अगर आपके हैंड को हीट फील होती है तो हमें पता भी नहीं चलता, हम खुद उस हाथ को पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो हीट आई थी वो इन्वायरमेंट की तरफ से स्टिमुलाई था, और जब हमने एक्शन किया कि हमने हाथ को पीछे कर लिया, तो ये क्या है, हमने रिफ्लेक्सिव एक्शन किया और हमने अनकॉन्शियसली किया, हमें खुद पता भी नहीं चलता कि हमने पीछे कर लिया। जब हम पीछे कर लेते हैं फिर हमें पता चलता है कि ऐसे हुआ था। ठीक हो गया, तो ये क्या है कि ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, ये रिफ्लेक्सिव एक्शन हो गए। उसके बाद जो डिस्कार्टिस्ट थे वो डुअलिस्ट थे। डुअलिस्ट कौन से होते हैं कि जो ये कहते थे कि माइंड और बॉडी में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ कि डिस्कार्टिस्ट हालांकि डुअलिस्ट थे, लेकिन ये फर्स्ट वन थे जिन्होंने ये भी बात की कि माइंड और बॉडी में रिलेशनशिप होता है। इन्होंने किस तरह से बात की? इन्होंने कहा था कि हमारा जो माइंड है और जो इसका फिजिकल हाउस है, ठीक है, माइंड का फिजिकल हाउस क्या है? ब्रेन। तो इन्होंने कहा कि माइंड और ब्रेन में आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, तो माइंड और ब्रेन में फ़र्क क्या है कि माइंड हमारा जो क्या होता है कि हमारी जो थॉट्स है, फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, हम किस तरह चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस वगैरह, ये सब क्या है? हमारा माइंड है। लेकिन जो ब्रेन है वो क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ब्रेन हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसमें हमारे मतलब बॉडी पार्ट है जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, 5 सेंसेस से। तो अब एक किस्म का ब्रेन क्या है? ये भी बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो माइंड जो है वो दूसरी चीज़ आ गई। तो इन्होंने जब माइंड और ब्रेन का लिंक किया तो वो दूर जाके यही मान रहा है कि माइंड और बॉडी का रिलेशनशिप है, क्योंकि ब्रेन जो है वो भी बॉडी पार्ट है। ठीक हो गया। अब इन्होंने कहा था कि माइंड जो है वो क्या कर रहा होता है? हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, और जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ सेंड कर रहे होते हैं? माइंड में। वही बात दोबारा कि जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को बाहर से लेते हैं और फिर उसको माइंड की तरफ भेजते हैं, और माइंड जो है हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक हो गया। डिस्कार्टिस ने क्या कहा था कि हमारा जो माइंड है वो इंटरेक्ट करता है हमारी फिजिकल बॉडी के साथ। जो माइंड और बॉडी में रिलेशनशिप चल रहा है, जो इंटरेक्शन होता है, ये किसके ज़रिए होता है? पाइनियल बॉडी के ज़रिए। ठीक है, पाइनियल बॉडी क्या है कि एक स्मॉल ऑर्गन होता है जो ब्रेन की स्टेम के टॉप पे होता है और सेरिब्रल हेमिस्फेयर के नीचे होता है, मतलब इन दोनों के सेंटर में आ रहा है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर से नीचे और ब्रेन स्टेम के ऊपर। ठीक है, तो ये जो पाइनियल बॉडी है ये इनके रिलेशनशिप के दरमियान में होता है। ठीक है, मतलब ये इनके रिलेशनशिप इसके ज़रिए माइंड और बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं जी जोहान्स मूलर। जोहान्स मूलर ने क्या किया था? उन्होंने स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज़ की बात की थी। इन्होंने कहा था कि हमारी जो नर्व्स होती हैं वो वैसे तो मैसेजेस सेम ही चल रहे होते हैं, स्टार्ट से आ रहे होते हैं, सब रिसीव करते हैं, लेकिन आगे जाके वो सब डिवाइड हो जाती हैं, मतलब हर कोई अपना अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है। अब जिस तरह ऑप्टिक नर्व और ऑडिटरी नर्व है तो दोनों नर्व्स ही हैं, लेकिन ऑप्टिक नर्व क्या करेगी? उसके मैसेजेस आगे जाके विजुअल इमेज बना देते हैं, लेकिन ऑडिटरी नर्व के जाके आगे सेंसेशन ऑफ साउंड बना देते हैं। इसी तरह नर्व्स जो हैं वो आगे डिफरेंट डिफरेंट काम कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी पायरोफ्लोरेंस। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एब्लेशन का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने ये काम किया कि जो एनिमल ब्रेन होते हैं उनके कुछ पार्ट्स को रिमूव कर देते थे। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पार्ट रिमूव किया और फिर देखा कि उस पार्ट के रिमूव करने से अब एनिमल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, उसी पार्ट का फंक्शन वो डिस्टर्ब अगर होता था तो उन्हें पता चल जाता था। फॉर एग्जांपल वो एमिगडाला अब जिस तरह होता है कि ये क्या कर रहा होता है? हमारे इमोशंस को, हमारी मेमोरीज को रेगुलेट कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो इन्होंने एमिगडाला रिमूव किया लॉइंस वगैरह में जो एग्रेसिव एनिमल्स होते हैं ज़्यादा, और फिर उनके एग्रेशन वाला जो इमोशन है उस पर फोकस किया कि अब जिनका अमिगडाला रिमूव हो चुका है तो क्या वो एग्रेशन शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे उन्हें मतलब उन जो पार्ट नहीं, अब वो जो बिहेवियर परफॉर्म हो रहा है तो इससे ये पता चल रहा है कि उस बिहेवियर को वही पार्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल एब्लेशन का कॉन्सेप्ट है कि कुछ पार्ट को रिमूव किया और फिर उस पार्ट के बिहेवियर को स्टडी किया। और इसी तरह से फ्लोरेन ने क्या किया था? उन्होंने यही काम करके, एब्लेशन वाला कॉन्सेप्ट करके, काम करके उन्होंने हार्ट रेट, ब्रीथिंग, पर्पसफुल मूवमेंट्स, विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस जो हैं उनके रीजन्स को देखा कि ब्रेन में कौन से पार्ट हैं जो इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं।
ठीक हो गया। लेकिन जो पॉल ब्रोका है वो उन्होंने यही वाला एक्सपेरिमेंटल एब्लेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये फ्लोरेंस ने ये वाला काम एनिमल्स पे किया, लेकिन जो ब्रोका थे इन्होंने ये काम किस पे किया, ह्यूमंस पे किया। इन्होंने एक पेशेंट था, मेल पेशेंट था स्ट्रोक का, ठीक है। ये पेशेंट्स होते हैं इनको स्पीच में थोड़ा इशू आ रहा होता है, तो इन्होंने क्या किया, ब्रोका ने उस मेल स्ट्रोक पेशेंट की ऑटोप्सी की, ठीक है। ऑटोप्सी भी यही होती है कि उसको खोल के देखा, उसके अंदर का सारा प्रोसीजर, तो उन्होंने उसके देखा, उन्होंने ब्रेन में देखा कि उस पर्सन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स था, उसमें कुछ ना कुछ इशू था, ठीक है, वो डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है उसकी स्पीच में इशू आ रहा था, ठीक है। तो ये उन्होंने डिस्कवर किया कि ये वाला पार्ट जो है वो स्पीच में यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी डिस्टर्बेंस की वजह से ये पर्सन जो है इसमें स्ट्रोक मतलब आ रहा है, इसको स्पीच में इशू आ रहा है। फिर उस रीजन को उन्होंने नाम दे दिया ब्रोकास एरिया, अपने नेम पर ही, ठीक है। उसके बाद हेल्महोल्ट्ज़ आते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ ने क्या किया, ऑप्थेल्मोस्कोप जो है उसको डिस्कवर किया, रेटिना के ऊपर, आई के ऊपर उन्होंने ज़्यादा मतलब फोकस किया। उसके बाद उन्होंने थेरीज दी कलर ऑफ विजन पे, कलर ब्लाइंडनेस पे, ऑडिशन पे, म्यूज़िक पे, ठीक है। उसके बाद आता है जी, ये थी हमारे पास हिस्ट्री, यहाँ पर एंड होती है, ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन में क्या होता है कि इसमें हमारे पास आती है डार्विन थ्योरी। डार्विन जो थे इन्होंने कहा था कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनका कोई ना कोई फंक्शनल सिग्निफिकेंस है, कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका कुछ ना कुछ फंक्शनल सिग्निफिकेंस है, कुछ ना कुछ उनका फ़ायदा है, कोई ना कोई उनका मकसद ज़रूर है, कोई फंक्शन ज़रूर है जिसकी वजह से उन्हें रखा गया है, ठीक है। ये डार्विन ने कहा था, और यही चीज़ आगे फंक्शनलिज्म की तरफ जाती है, क्योंकि फंक्शनलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑर्गेनिज्म की, वो कोई ना कोई यूज़फुल फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, ठीक है। तो यही काम मतलब यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि हर ऑर्गेनिज्म की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका जो भी ऑर्गन है, जो भी उसमें एबिलिटीज़ हैं, कोई ना कोई उनकी फंक्शनल सिग्निफिकेंस है, कोई ना कोई उसका फ़ायदा है, कुछ भी बेफ़ायदा नहीं है, ठीक है। जिस तरह हैंड्स बनाए गए तो वो क्यों बनाए गए, ताकि चीज़ों को पकड़ा जा सके, उनको ग्रैस्प किया जा सके। अब जिस तरह स्किन कलर जो भी बनाया जाता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म का बनाया जाता है, वो उसके बैकग्राउंड के लिहाज से बनाया जाता है। अब जिस तरह जो स्नेक्स, जो बर्ड्स वगैरह ट्रीज़ पर रहते हैं, ठीक है, ग्रीन ट्रीज़ पे, तो क्या होता है, उनका जो बॉडी कलर होता है मोस्टली स्किन वो ग्रीन कलर का ही होता है। तो इससे ये होता है कि कोई भी जो अटैकर है वो अगर उनको देखे तो वो उसको पता ना चले, ठीक है। तो वो ब्लेंड हो जाते हैं बैकग्राउंड में, ट्री कलर के साथ उनकी भी स्किन मैच हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से स्किन कलर को रखा गया, विजन को इसलिए रखा गया कि चीज़ों को देखा जा सके, उनको डिटेक्ट किया जा सके। तो ये हमारे पास क्या आती है, फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है जो डार्विन ने दिया, और यही कॉन्सेप्ट आगे जाकर नेचुरल सिलेक्शन की बात करता है कि वो चीज़ें फिर जो हमारे फंक्शनल सिग्निफिकेंस के लिए होती हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए सही होती हैं, वो चीज़ें जो हैं वो उनको पास ऑन किया जाता है आगे जनरेशन्स में, और जो चीज़ें नहीं होती हैं, जो यूज़लेस हो जाती हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, वो नो मोर रहती हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाती हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन का ये कॉन्सेप्ट था कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस मोर सक्सेसफुली आर पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो आगे नेक्स्ट जनरेशन्स में उसको मतलब रिप्रोडक्शन में ज़्यादा हेल्प हो रही होती है, नेक्स्ट जनरेशन में जो जा रही होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो अच्छी होती हैं, जो उनके सर्वाइवल में उनको हेल्प करेंगी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आगे जाती हैं। और जो सर्वाइवल के लिए यूज़लेस हो जाती हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म हो जाती हैं, चीज़ें नेचुरली सेलेक्ट हो जाती हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होता है वो सर्वाइव होता है, जो अनफिट होती हैं चीज़ें वो सर्वाइव नहीं होती, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस इन दैट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विल बिकम मोर प्रिवलेंट। ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आगे सर्वाइवल के लिए फिट होती हैं, अच्छी होती हैं, वो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं स्पीशीज़ में, और जो नहीं होती हैं ज़्यादा फ़ायदेमंद, वो ख़त्म हो जाती है। यहीं से हमारे पास एवोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अब जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो नहीं चाहिए थी वो ख़त्म हो गई, और जो कुछ चाहिए थी वो और स्ट्रांग हो गई। तो ये क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन से जनरेशन चल रहा होता है, ठीक है। तो ये जो चेंज आ रहा है स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स में, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एवोल्यूशन, ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने एग्जांपल दी कि जो होमिनिड्स हैं, ठीक है, ह्यूमन लाइक एप्स होते हैं, अफ्रीका में सबसे पहले पाए जाते थे। तो ये क्या है कि इनमें हमारे पास ह्यूमंस जो हैं वो इन्हीं होमिनिड्स से इवॉल्व हुए, साइंस ये कहती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास 4 सर्वाइविंग स्पीशीज़ बची, मतलब ह्यूमनिड्स की जो होमिनिड्स की बहुत सारी स्पीशीज़ थी, उनमें से 4 जो फिटेस्ट रही हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से, वो सिर्फ सर्वाइव हुई हैं। और उसमें से एक ह्यूमंस हैं, एक चिंपैंजीज़ हैं, एक गोरिल्लास हैं, और एक ओरेंगुटन्स हैं। मतलब अब क्या है कि ये 4 वो वाली स्पीशीज़
चीज़ हैं। एक तो ये बात कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए जो स्पीशीज़ जिनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो सर्वाइव कर सकती थी वो सर्वाइव कर गई, तो ये क्या हुई, नेचुरली ये सेलेक्ट हो गई। दूसरी चीज़ ये कि इनमें क्या हो गया है, एवोल्यूशन। ठीक है, होमिनिड से ह्यूमंस भी बने, ह्यूमंस और चिंपैंजीज में अब फ़र्क है। ठीक है, तो होमिनिड से ह्यूमंस भी बने, चिंपैंजीज भी बने, गोरिल्लास भी बने, कुछ ना कुछ एवोल्यूशन होती गई और डिफरेंट 4 स्पीशीज़ बन गई। एवोल्यूशन भी हो गई और नेचुरल सिलेक्शन भी हो गई। अब ह्यूमंस और चिंपैंजीज में क्या है, 98.8% जो डीएनए है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एनिमल रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें बेसिक एथिक्स होते हैं। वो कौन से होते हैं कि आप उनको कम से कम तकलीफ दें। ठीक है, आप उनको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, ज़्यादा परेशान नहीं करें। अगर आपने इन पर रिसर्च कर लिया, मतलब अब वो आपको लग रहा है कि अब आप मज़ीद उसको नहीं बचा सकते, तो उनको तकलीफ़ में नहीं छोड़ना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। मतलब इंसानियत में रहना चाहिए कि ज़्यादा उनको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स को स्टडी करते हैं और उनका रिलेशनशिप देखते हैं कि उनकी फिजियोलॉजी, मतलब उनके फिजिकल मैकेनिज्म्स में और उनके बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब ये जो न्यूरो साइंस है इसमें हमारे पास आगे और बहुत सी फील्ड्स आती हैं। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी जो हम टाइम तब से यूज़ कर रहे हैं, इसको हम बायो साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों चीज़ें चल रही हैं, वही बात है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, उसके बाद इसको हम साइकोबायोलॉजी भी कह सकते हैं, बिहेवियरल न्यूरो साइंस भी कहते हैं और बिहेवियरल न्यूरोबायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसमें हमारे पास बहुत सारी आगे जो कैरियर डेवलप होते हैं। अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं नर्वस सिस्टम डिजीज़ को। ठीक है, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, उनको डायग्नोस करते हैं। जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आगे डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, किस में, साइकोलॉजी में या न्यूरो साइंस में। और जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो करते क्या हैं, फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं, बिहेवियरल फिनोमेना को। ठीक है, एनिमल्स के अंदर कि किस तरह से हमारे जो फिजिकल सिस्टम्स हैं, हमारे जो साइकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो रिलेट कर रहे हैं, बिहेवियर रिलेट कर रहे हैं इनके साथ। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। आई होप आपको अच्छी समझ। If you have any query, any question, you can ask in the comment box. Thank you so much and Allah Hafiz.